Hello my dear students, this is Shikha Arora and today we are going to start with class 7th science chapter number 13 motion and time. So let's get started. See the warm up first children. When we buy something like milk, vegetables, bread, butter, rice, cloth, etc., the shopkeeper measures the quantity and charges accordingly. Look at the following picture and write the measurement unit under each picture. तो अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से बाय करने जाते हो तो आप कैसे चार्ज पे करते हो? अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप जितनी क्वांटिटी में सब्सटेंस खरीदते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 2 kgs पोटैटोज बाय करते हो तो आप 2 kgs पोटैटो के प्राइस पे करेंगे, और अगर आप 1 मीटर क्लॉथ खरीदोगे तो आप उसको अकॉर्डिंगली चार्ज होगा. सो व्हाट इज मोशन चिल्ड्रन? सबसे पहले मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हो, अपनी रेस्ट से हटके वो आगे पोजीशन उसकी चेंज हो रही हो. अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. You might have observed that some objects around you are moving while others are not. जैसे आप अपने घर में देख सकते हो, आप अपने घर में देखते हो बेड है, इवन योर हाउस, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप बाहर जाकर देखो तो यू कैन सी कार्स आर मूविंग, स्कूटर्स आर मूविंग, और अगर आप स्काई में देखोगे तो बर्ड्स आर देयर फ्लाइंग, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर चेंजिंग देयर पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी इन मोशन. Birds or the aeroplane is moving. We say that the birds or the aeroplane is in motion. The house top is not moving. We say that the house top is at rest. Survey. Go out in your surrounding, find the bodies in motion. और फिर आप classify करोगे उनका motion as uniform or non-uniform motion, periodic or non-periodic, slow or fast. Now, see an activity. Look at the objects around you. You might select some of the objects from the list: butterfly, dog, vulture, owl, cow, your hand, a small baby, a flag, tree leaves, air, flower, fish in water, a mountain, a factory, stone, horse. ऐसी सारी चीज़ों को आप देखोगे और इसमें से बताओगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट पे है और कौन सी ऐसी हैं जो कि मोशन में रहती हैं. लिस्ट आउट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और मोशन इन दिस टेबल. तो आप एक टेबल बनाओगे और उस टेबल में आप इन सब में बताओगे कि कौन सी चीज़ रेस्ट पे है और कौन सी मोशन में है. इन एक्टिविटी, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? आप कैसे बता सकते हो कि कोई चीज़ रेस्ट पे है या मोशन पे है? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, कोई भी चीज़ अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज करती है, देन इट इज सेड टू बी एट मोशन. You might have noticed that the birds is not at the same place after some time, while the wall clock is at the same place. तो मतलब बर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज करी लेकिन वॉल क्लॉक ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी. On this basis, you can decide whether an object is at rest or is in motion. One has to be very careful while deciding whether an object is at rest or in motion. जैसे कि अभी आपने एक फुटबॉल देखो, अगर एक फुटबॉल है वो ज़मीन पे पड़ी है तो दैट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट. लेकिन वहीं अगर एक प्लेयर ने आके उसको किक किया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई. सो नाउ इट्स इज सेट इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मिनट हैंड्स और आवर हैंड इन अ क्लॉक में अपीयर टू बी एट रेस्ट टू यू बट इन फर्स्ट साइट, बट इफ वी लुक एट देम आफ्टर सम टाइम दे चेंज देयर पोजिशन. जैसे कि एक वॉच के अंदर या क्लॉक के अंदर आप देखते हो कि आपको लगेगा कि मिनट हैंड और जो आपका आवर हैंड है वो रेस्ट पे है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है. We must therefore observe very carefully for a sufficient time before concluding whether an object is at rest or is in motion. In class 6 we have learned different type of motion like rectilinear motion. Rectilinear motion कौन सा होता है? The motion which is in straight line. Circular motion होता है the motion which is in the form of a circle. Rotation motion होता है जैसे कि आपका फैन शो करता है, it is rotating about a fixed point. And periodic motion भी होता है जैसे अर्थ शो करता है
अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है आफ्टर एवरी 24 आवर्स, तो इसलिए अर्थ जो है वो रोटेशनल मोशन शो करता है, इवन पीरियोडिक मोशन भी अर्थ शो करता है। We are surrounded by things which are either stationary or moving. For example, houses, mountain, electric poles, chairs, tables. तो ये सब चीज़ें तो मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि that these places are at rest. On the other hand, big wheels moving on a road, players on a football field, birds in the sky, soldiers in march past and falling raindrops are in motion, क्योंकि वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज कर रहे हैं। Thus moving things are an integral part of our life. All moving things are said to be in motion. Children, let us learn about speed. अब ऑब्जेक्ट जो है या तो वो फास्ट चल रहा है या वो स्लो चल रहा है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ फास्ट है या कोई चीज़ स्लो है? अगर वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कोई चीज़ कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है ज़्यादा इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि वो स्लो है। लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस एज वेल एज टाइम पे। तो जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इट्स स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। सो वी डिनोट स्पीड बाय v and distance is denoted by s and time is denoted by t. So हम क्या कहेंगे कि v is equals to s upon t. Unit of speed, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज, आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड किस में मेजर किया जाता है? ये मीटर्स में मेजर किया जाता है। वहीं टाइम किस में मेजर करते हैं हम? टाइम मेजर करते हैं हम सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस कवर्ड इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम टेकन इज कवर्ड इन सेकेंड्स। सो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स. This is the SI unit of speed. If the distance covered is small, then speed is expressed in centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम कब करेंगे? जब हमने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कम इंटरवल ऑफ टाइम में। और अगर हमने लार्ज डिस्टेंस कवर किया है, then it is expressed in as किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर आर इनवर्स. Now You must have seen in your cars that आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं? दो डिवाइसेस मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर या ओडोमीटर. If we look at the dashboard of the car, we find many instruments on it. तो स्पीडोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? स्पीडोमीटर वो डिवाइस होती है जो हमें बताती है कि हमारी कार कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है. So it tells the speed of the vehicle at that instant of time इन किलोमीटर पर आवर. और ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है जो हमें बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर्स. तो द मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द हैंडल्स ऑफ स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स हैव इनबिल्ट स्पीडोमीटर्स एंड ओडोमीटर्स. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे मूव कर रहे हैं, तो रोड पे भीड़ भी होती है, कहीं कहीं जगह पे हमारी गाड़ी बहुत स्लो हो जाती है, कहीं कहीं जगह पे हमारी गाड़ी बहुत फास्ट ट्रैवल करती है. तो जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल हो जाएगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. तो हम क्या करते हैं? हम डिस्टेंस को टोटल कर लेते हैं और सिमिलरली टाइम का भी हम टोटल कर लेते हैं एंड देन वी डिवाइडेड. Thus we get average speed. Generally, the speed of vehicles such as car, buses, scooters are non-uniform. They cover unequal distance and unequal interval of time. Because of traffic and road conditions, it is not convenient to study speed-time relationship for a body moving with non-uniform speed. We use term average speed. तो हम average speed निकालते हैं. If a car covers a distance of 100 kilometers in 3 hours and 150 kilometers in next 2 hours, then average speed will be calculated as follows. तो आप क्या करोगे? आप डिस्टेंस को टोटल कर लोगे.
सिमिलरली आप टाइम को भी टोटल कर लोगे एंड यू विल डिवाइड देम बोथ, thus you will get the average speed. The numerical value of speed, just as of any other physical quantity, depends on unit of measurement chosen. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप measurements ले रहे हो वो कैसी हैं. आप किलोमीटर के साथ मिनट नहीं लोगे, किलोमीटर के साथ सेकेंड्स नहीं लोगे. सिमिलरली किलोमीटर्स के साथ आप आवर को ही लेंगे, क्योंकि किलोमीटर इज द बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो आप बिगर यूनिट ऑफ टाइम ही इसके साथ लेंगे. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, तो यहाँ पे इस ग्राफ में यू हैव टेकन डिस्टेंस ऑन दी वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन दी एक्स एक्सिस. आप इसमें एक स्केल चूज करते हो एंड अगर हम देखें कि एक गर्ल है जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब 4 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है 5 सेकेंड्स में, अनदर 4 मीटर्स कर रही है अनदर 5 सेकेंड्स में, फिर 4 मीटर्स कर रही है अनदर 5 सेकेंड्स में, तो उसका मोशन कैसा है? उसका मोशन है यूनिफॉर्म मोशन. सो आप जब अपना ग्राफ प्लॉट करोगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. When an object does not cover equal distance in equal interval of time along the straight line, the object is said to move in non-uniform motion. तो वहीं जैसे कि आप अपनी गाड़ी को देख लीजिए, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, रोड पे ट्रैफिक है, कभी रोड बहुत बिजी है, कभी बिल्कुल भी नहीं है, तो कभी आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो? आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हो. तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ना मिलके एक कर्व लाइन मिलती है. दिस शोज दैट वी आर ट्रैवलिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ पर मोशन कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर कर रहे. When an object does not cover equal distance in equal interval of time along a straight line, the object is said to move in a non-uniform motion. In the figure, distance covered by a girl is equal interval of time are unequal. She is moving with non-uniform motion. अगर uniform motion से travel कर रही थी तो you were getting a straight line, और non-uniform motion is represented by a curved line. Examples to illustrate speed. तो children देखें. First example, Mr. Sharma covers a distance of 250 km with his car in 4 hours. Find the speed of car assuming its motion to be uniform. तो यहाँ आपको distance दिया है, आपको time दिया है. So आप क्या करेंगे? V निकालेंगे, that is distance upon time, that is 250 upon 4. It will give you 62.5 km per hour as your speed. See the example 2. The speed of car is 60 meter per second. Calculate the distance covered by car in 30 seconds. तो यहाँ पर आपको speed of the car दिया है and you are given the time. आपको क्या निकालना है? आपको distance निकालना है. So we already know that v is equals to s by t. So s is equals to v into t. तो v कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 30. दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, you will get 1800 मीटर as your answer. See another example. The distance between two cities is 432 kilometers. तो कितना distance है? 432 kilometers. A man covers his distance by a car in 6 hours. So time taken is 6 hours. What is the speed of the car? Also express the speed in meter per second. तो आप क्या करोगे? इसमें आपको distance दिया है, आपको time भी दिया है. So you know the formula. What is the formula? V is equals to S by T. So what is S? S है आपका 432 divided by 6. तो जब आप इसको डिवाइड करते हो you get your answer as 72 किलोमीटर पर आवर. अब आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. सो यू ऑलरेडी नो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो आप क्या करोगे? आप 72 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन you have to convert hours into
मिनट्स। तो आवर्स को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आप आवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन, हमें सेकेंड्स में चेंज करना है। सो जब हम सेकेंड्स में चेंज करते हैं वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3600। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 2 zeros cancel, this goes by 2 and you get 20 meter per second as your answer. So we get 20 meter per second as our answer. See example 4 children. A boy covers 40 meters in 10 seconds, 35 meters in next 10 seconds, 25 meters in 5 seconds. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, आप सारे ही डिस्टेंस जितने भी डिस्टेंस दिए हैं आपको 40 मीटर, 35 मीटर, 25 मीटर, इन सबको आप ऐड कर लेंगे। सिमिलरली टाइम को भी हम ऐड कर लेंगे, 10 + 5 दैट इज 25 सेकेंड्स, और दोनों को ही जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। चिल्ड्रन मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम। तो पहले आपको पता है कि जो पुराने ज़माने में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, वॉचेस नहीं थे, क्लॉक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट टाइम गेस कर पाते थे। कैसे? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन। वो सन की पोजीशन देख के ही बता देते थे कि वेदर इट इज़ मॉर्निंग टाइम, इट इज़ आफ्टरनून और इट इज़ इवनिंग टाइम। Long ago, people did not have clocks or watches for measuring time, but people had realized the importance of time. Our ancestors used some natural events which repeated regularly after definite interval of time to measure time. For example, जैसे कि time taken between one sunrise to the next sunrise. एक sunrise से दूसरे sunrise तक का time जो है उसको वो day बुलाते थे। The time taken between one new moon to next new moon was called a month. Time taken by the earth to complete one revolution of the sun was called a year. तो जितना टाइम एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का होता था उसको वो 1 डे बुलाते थे। 1 न्यू मून से लेके अनदर न्यू मून तक के टाइम को वो मंथ बुलाते थे, और जब अर्थ अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती थी तो उसको वो ईयर बुलाते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स वर सनडायल्स, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। तो सनडायल क्या मेजर करती थी? सनडायल यूज्ड टू मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ शैडो कास्टेड बाय सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो इसकी ही पोजीशन को मेजर करके सनडायल जो है हमें टाइम बताता था। फिर आया हमारा सैंड क्लॉक। इसके अंदर हम क्या करते थे, हम फ्लो ऑफ सैंड से मेजर करते थे कितना टाइम कंप्लीट हुआ है। एंड देन अ वाटर क्लॉक वाज यूज्ड, जिसके अंदर हम क्या देखते थे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो कितनी देर में गिरती हैं एक वेसल से दूसरी में, तो इसके थ्रू हम टाइम को मेजर करते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम। Time is the interval between two instants. Time is measured in term of mean solar day. Solar day का क्या मतलब होता है कि अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द सोलर डे। तो दैट मीन्स एक डे में कितने आवर्स होते हैं? इट हैज 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में अबाउट इट्स ओन एक्सिस। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। तो हम टाइम को हमेशा सेकेंड्स में मेजर करते हैं, जबकि इसकी लार्जर यूनिट्स भी होती हैं, वो होती हैं मिनट्स एंड आवर्स। सम यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स आर एज फॉलोज। 60 seconds is equals to 1 minute, 60 minutes is equals to 1 hour, 24 hours is equals to 1 day, 30 days is equals to 1 month, 12 months is equals to 1 year, 10 years is equals to decade, 100 years or 10 decades is equals to 1 century, और 1000 years और 10 centuries जो है वो बनाती हैं 1 millennium. Now measuring devices. Clocks and watches are the most common time measuring devices used by us. तो आजकल हम clock को use करते हैं, watches use करते हैं, even we now use smart watches to measure the time. The working of clocks and watches are rather complex, but all of them uses the principle of periodic motion for measuring time. तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? इसके अंदर हम पीरियोडिक मोशन जो हो रहा है उसको मेजर करते हैं, उसके थ्रू हमें टाइम पता चलता है।
We have learnt in previous classes that a motion which repeats itself at regular interval of time is called periodic motion. जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे कि अर्थ का रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, उसके बाद फिर से होता है, मतलब एक दिन आता है, फिर अगला दिन भी आता है, उसके बाद उसका अगला दिन आता है. सो ये मोशन कैसा हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ. One of the most common devices which show periodic motion is a simple pendulum. तो अगर हम सिंपल पेंडुलम को देखें तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक मेटल की बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉब, एंड इट इज एक्सटेंडेड थ्रू अ स्ट्रिंग. एक थ्रेड लगा होता है जिसकी लेंथ को हम मानते हैं, जिसके वेट को हम मानते हैं नेग्लिजिबल. तो ये जो लेंथ है, इसको, ये तो हो गई स्ट्रिंग की लेंथ, एंड दिस इज द बॉब. इसी बॉब के डिस्प्लेसमेंट से हमें पता चलता है कि ये पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है. अगर ये जीरो पे है, लाइक O पर है, तो दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट, और जैसे ही ये B पोजीशन पे जाएगा दैट मीन्स इट इज सेट इन मोशन. तो ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. A pendulum consists of a small metal ball suspended by a long thread from a rigid support. Such a bob is free to swing back and forth. The motion of pendulum was first studied by Galileo. Now we define certain terms connected with the study of simple pendulum. सबसे पहले तो length of the pendulum. तो this is the length of the string to the center of the metal ball. मेटल बॉल के बिल्कुल सेंटर से लेके जहां पर ये इससे अटैच्ड है उस पूरे को हम रेफर करते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम. The length of the string from the point of suspension to the center of bob is called length of the pendulum. Mean position of the bob, जब bob rest पे है, that means at O position पे है, this is said to be as the mean position. And extreme position, जब हम इसको maximum distance पे ले गए, this is called as its extreme position. The position where the bob is at maximum distance from mean position are called the extreme position. Oscillation of the pendulum, the motion of the bob of the pendulum from extreme position to other extreme position, ऐसे, and this to and fro motion of an pendulum is called its oscillation. The motion of the pendulum from one extreme position to other extreme position and back is called as oscillation of the pendulum. That means to and fro motion of the pendulum is called oscillation. फिर amplitude of the pendulum क्या होता है? जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, यहां तक का जो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. मतलब आपने यहां से इसको इस पोजीशन पे ले गए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉब का, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम टेकन बाय अ बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यहां से रेस्ट से ये गया बी पे, बी से फिर ओ पे, ओ से ए पे एंड देन ओ पे. दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. डू यू नो Galileo Galilei, considered to be the father of modern science, invented the first reliable pendulum clock in year 1583. He discovered escapement called Galileo's escapement, which controlled the clock movement and improved its accuracy. पेंडुलम क्लॉक. तो चिल्ड्रन, अगर आपने देखा होगा जो पहले के लोग होते थे उनके घर में बड़ी बड़ी पेंडुलम क्लॉक्स हुआ करती थी. ये बहुत बल्की होती थी, हैवी होती थी और इजी टू कैरी नहीं होती थी, इसलिए नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय द वॉल क्लॉक्स. तो पहले तो लोग पेंडुलम क्लॉक रखते थे अपने घर में, उसके अंदर एक पेंडुलम लगा होता था जो टंग टंग आवाज करता था जब जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होता था. The periodic motion of the pendulum is utilized in the pendulum clock for measuring time. The pendulum clock are not used much because they are big and bulky. बहुत बड़ी होती थी, भारी होती थी, इसलिए अब ये नहीं यूज की जाती. So they could not be carried everywhere easily. In order to make small, light and portable clocks and watches, a kind of modified pendulum called balance wheel and a hairspring arrangement were developed. तो एक नई अरेंजमेंट डेवलप की गई थी जिसको हम बोलते हैं बैलेंस व्हील एंड हेयर स्प्रिंग अरेंजमेंट.
इसमें क्या था, इसमें एक बैलेंस व्हील को कनेक्ट किया जाता था हेयर स्प्रिंग से, ताकि वो एक पीरियोडिक मोशन शो कर सके। These are called winding clocks and watches because they run by winding a special kind of spring with the help of winding key। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता था और एक वाइंडिंग की लगी होती थी जो कि हेल्प करती थी इनके मूवमेंट में। Even these watches and clocks are not used much these days। तो इन्हें भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। Latest trend in measurement of time, these days most of us use quartz clocks and watches। These watches measure time accurately। तो आप जो watches यूज़ करते हैं वो कौन सी watches हैं, वो है quartz watches। तो इन watches के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है और होता है quartz का क्रिस्टल जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ही प्लेस्ड किया जाता है। Quartz has a unique property, it oscillates when subjected to small amount of electric current। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल जो है, क्योंकि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में ही लगा हुआ है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो करता है, तो ये क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है वो ऑसिलेट करता है। A supply of current by the cell makes the crystal oscillate। Oscillations are translated into pulses by a tiny computer chip। तो अंदर एक टाइनी कंप्यूटर चिप लगी होती है जो इन ऑसिलेशंस को ट्रांसलेट कर देती है पल्सेस में, और फिर देन पल्सेस जो हैं ये एक स्मॉल सी डिवाइस लगी होती है, उसको ये मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ गियर्स और हमें टाइम शो हो जाता है। द पल्स देन ड्राइव्स अ स्मॉल मोटर विच टर्न गियर्स दैट मूव्स द वॉचेस हैंड। तो इससे हमें टाइम का पता चल जाता है कि कितना टाइम हुआ है। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अ स्टॉप वॉच इज यूज। अगर आपने देखा हो स्कूल में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको एक स्टॉप वॉच दी जाती है। तो स्टॉप वॉच क्या होती है, स्टॉप वॉच जो होती है इसे हम इजीली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं बाय पुश ऑफ अ बटन। और ये क्या मेजर करती है, इट मेजर्स 1/10 ऑफ द सेकेंड। इतना कम अमाउंट का टाइम भी ये मेजर कर सकती है। Time on a 24-hour clock. The clock or the watches used by us in our daily life is a 12-hour clock। अगर आप अपने घर की घड़ी को देखोगे तो वो कैसी है, it is a 12-hour clock। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो that means it is following a 12-hour clock। A day consists of 24 hours, therefore the time is divided into AM and PM। तो time from 12 o'clock night till 12 o'clock noon we use AM। रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक हम टाइम को यूज करते हैं एज AM, और वहीं 12 बजे से लेके रात तक के टाइम को हम मेजर करते हैं एज PM। तो हमने क्या किया, हमने अपने 24-hour क्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 12-hour साइकिल में, जिसको हमने बोला AM मॉर्निंग के टाइम को और PM इवनिंग के टाइम को। Whereas for any time between 12 noon to 12 o'clock night, PM is used along with time। For example, you go to school 7:30 AM। AM का मतलब क्या है, आप मॉर्निंग के 7:30 में स्कूल जा रहे हो। एंड सपोज यू कम बैक एट 4:30 PM। इसका मतलब क्या है कि आप इवनिंग में 4:30 घर वापस आ रहे हो। But in many cases such as departure and arrival of trains and flight, timings are done on the basis of 24-hour clock। तो ऐसा क्यों किया जाता है, because 24-hour clock is more accurate and convenient। इसमें एरर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। For example, a train number 4712 leaves Delhi from Mumbai at 15:30 hours। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन है वो जा रही है 15, दैट मीन्स 12 के बाद काउंटिंग है, 13 14 15, दैट इज 1 2 3। तो 3:30 पर हमारी ट्रेन लीव कर रही है इन द आफ्टरनून, इसलिए ये टाइम क्या है, ये है PM। सपोज द फ्लाइट नंबर TG915 फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक डिपार्ट एट 0115। क्योंकि ये नंबर एज इट इज दिया है, इसका मतलब ये AM वाला नंबर है। तो दिस इज 1:15 AM in the morning। 24-hour clock is more convenient as it avoids the use of AM and PM along with time। Estimation of time taken in common daily activities। We perform so many activities in our daily life, right from taking bath to watching of our favorite programs on television। Different amounts of time are consumed in doing different activities।
It generally happens that different people take different times for the same activity. आप जितनी जल्दी खाना खा लेते हो उतनी जल्दी हो सकता है आपका ब्रदर या सिस्टर नहीं खा पाते होंगे. For example, a student may take 10 minutes to take a bath, whereas another student may take 20 minutes to do the same thing. Moreover, urgency of work or shortage of time may lead some people to complete the job quickly. The table listed below shows approximate time for various activities. Now see children, name of the activity and the approximate time taken. अगर आप brush कर रहे हो अपने teeth, you generally take 5 minutes. Then taking a bath, it takes 10 minutes. Eating breakfast, another 15 minutes. Drinking a glass of warm milk, it will take 5 minutes. Eating lunch, at least you should take 20 minutes to complete your lunch. Eating ice cream, ये तो बहुत जल्दी खा लोगे, 5 मिनट में ही खा लोगे. Playing game of table tennis, 6 minutes. Writing a letter or email, it will take 20 minutes. Going to market to buy vegetables, around 30 minutes. And eating dinner, again you should eat your dinner slowly and steadily, so it will take around 20 minutes. Distance time graph. The motion of objects showing relation between distance traveled and time taken to cover that distance can be represented in a dramatic form by drawing their distance time graph. तो अगर हमें किसी भी चीज़ की स्पीड मेजर करनी है, हमें शो करना है कि हमने कितना डिस्टेंस कितने इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया, तो हम उसको शो कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. The distance time graph is a line graph. Of course, we have already discussed कि जो distance time graph होता है वो हमें speed बताता है and it is a line graph. A distance time graph shows how the distance traveled by the moving object change with time. Graph are generally plotted on a graph paper. तो इसको plot करने के लिए आपको एक graph paper चाहिए होता है. Let us learn to make distance time graph of the following data. तो यहाँ हमें डाटा दिया है, हमें टाइम दिया है मिनट्स में 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट. एंड हियर वी आर गिवन द डिस्टेंस दैट इज 0, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, 3, 4 एंड 5 किलोमीटर्स. अब हमें इसे प्लॉट करना है अपने ग्राफ पे. तो सबसे पहले तो हम अपना स्केल सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि 1 मिनट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन 1 सेंटीमीटर या फिर एक पूरा ब्लॉक. उसके बाद हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे. तो ड्रॉ 2 लाइन्स एट द स्ट्रेट एंगल टू ईच अदर ऑन द ग्राफ पेपर. तो एक लाइन तो हमारी वर्टिकल होती है और एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज OX. तो इसको हम OX मार्क करेंगे. इट इज नोन एज एक्स एक्सिस. Similarly, mark a vertical line YOY. This is also called as the y-axis. और जहां पर ये दोनों मीट करती हैं, that means at point O, this is the origin. इसे हम बोलते हैं origin O. The quantity which is made to vary at its will is called independent variable. भाई ये तो हम चेंज कर रहे हैं तो ये तो इंडिपेंडेंट है, टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है. सो दिस इज द, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे. The other varies as a result of this change. लेकिन डिस्टेंस जो है, जो हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो तो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम. दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इसलिए हम इसे वाई एक्सिस पे लेंगे. In this case, time is independent quantity, so we show the time along the x-axis. We label x-axis by writing time and its unit minute in bracket followed by arrow. Arrow का मतलब क्या है कि time is increasing. In other words, we write time minute along the x-axis. In this case, distance is dependent quantity, so we show the distance along the y-axis. We label y-axis by writing distance लिखेंगे पहले, उसकी unit लिखेंगे और फिर हम arrow लगाएंगे जो कि बता रहा है कि distance is increasing. In other words, we write distance along the y-axis. इसके बाद हमें बहुत important है कि हम एक scale choose करें to represent larger value of time and distance conveniently on a small graph paper. भाई आपके पास ग्राफ पेपर तो छोटा सा है लेकिन आपको डिस्टेंस या टाइम जो है वो बहुत बड़े उसमें मेंशन करने हैं, तो आप एक स्केल ले लेते हो जो कि बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. For the motion of car, scale in this case could be 1 minute is equals to 1 centimeter, distance 1 kilometer is equals to 1 centimeter.
Mark value for time and distance on respective axes according to the scale we have chosen. In this case, the motion of car we mark 1 minute पे वो 1 किलोमीटर चल रहा है, क्योंकि 0 पे तो 0 था, 1 पे 1 है, so you will write 1:1, then 2:2, 3:3, 4:4 and 5:5. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हैं, फिर हम स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। इस तरीके से हम अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन न्यू वर्ड्स। टाइम, द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी विद सेकंड एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। पेंडुलम क्लॉक, a clock in which the swing of the pendulum controls the movement of its hands. Speed, the distance covered by a body in a unit time. Uniform motion, motion characterized by equal displacement per unit time. Non-uniform motion, motion characterized by unequal displacement per unit time. So children, have a look on the summary. If speed is same throughout a journey, then the motion is uniform. We have already discussed, अगर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो स्पीड भी सेम ही रहेगी। मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक। मोशन ऑफ पेंडुलम इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। फॉर इक्वल डिस्टेंस लेस ट्रैवल टाइम मीन्स हायर स्पीड। नाउ चिल्ड्रन, सी द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन सेज चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स more distance in less time. So this is your correct answer. In a uniform motion में क्या होगा? Average speed is same as the actual speed. The object is moving along the straight line. Object is moving at a constant speed. तो ये सारी की सारी ही statements जो हैं ये true हैं. The time between one sunrise and the next sunrise is called a day. Time between one new moon to next is called a month. Periodic motion is the motion which repeats itself after regular interval of time. If distance time graph is straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. Children, see true and false. A year was fixed as a time taken by the earth to complete वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, तो ये ट्रू है। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन, नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक और रिस्ट वॉचेस, नो, इट इज अगेन फॉल्स। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इट इज ट्रू। The distance moved by an object in unit time is called its speed. Basic unit of measuring speed is meter per second. The to and fro motion of a pendulum is an example of periodic and or an oscillatory motion. Motion of object can be presented in pictorial form by their distance, time graph. So you will write distance time graph here. The basic unit of time is second. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.